वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? योर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर सून गोइंग टू अराइव, तो होप कि आपकी प्रिपरेशन भी वैसी ही होगी। आपके जो 12th क्लास में चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें हाफ ईयरली का अगर सिलेबस देखा जाए तो हमारे 2 चैप्टर बाकी रह रहे हैं, जो कि है कंटेम्प्ररी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया, और साथ ही साथ दूसरा उसके अलावा चैप्टर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। तो वो चैप्टर हम क्लियर करेंगे। अब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को बाद में देखेंगे, उससे पहले आज हम बात करेंगे समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में। समकालीन दक्षिण एशिया जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उनको भी कवर करता है, लेकिन ये इस मायने में उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ बाकी देशों की सिचुएशन भी अच्छे से एलोबरेट की गई है। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जो है अपने साथ साथ बहुत से डेटा, बहुत से फैक्ट्स, बहुत से जो है ऐसे तथ्य लेकर आता है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, कंटेम्प्ररी साउथ एशिया। तो सबसे पहले सवाल यही आएगा कि क्या है दक्षिण एशिया, हम किसे कहेंगे, दक्षिण एशिया किसे कह देंगे? ठीक है ना। तो साउथ एशिया किसे कहेंगे हम? दक्षिण एशिया एशिया का दक्षिणी क्षेत्र है, जिसे भौगोलिक और जातीय सांस्कृतिक दोनों शब्दों में परिभाषित किया गया है। ये ना सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा बाकी पूरी दुनिया से अलग है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी है। इस क्षेत्र में कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के देश हैं, जिनमें से अफगानिस्तान को दक्षिण एशिया में जो है बाद में शामिल किया गया है। इससे पहले यही 7 देश थे, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है ना। अब अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाता है। साउथ एशिया इज द सदर्न रीजन ऑफ एशिया विच इज डिफाइंड इन बोथ जियोग्राफिकल एंड एथनोकल्चरल टर्म्स। The region consists of the countries of Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, श्रीलंका एंड द मालदीव्स। ठीक है ना। तो ये कहलाता है दक्षिण अफ्रीका। इसमें चीन को शामिल नहीं किया जाता, इसमें म्यांमार को शामिल नहीं किया जाता, इसमें अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव को शामिल किया जाता है। देखो मैप पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका और इस तरफ जो है मालदीव भी आ जाता है। तो ये दक्षिण एशिया में गिना जाता है। अब क्यों क्यों इन्हीं देशों को क्यों दक्षिण एशिया में गिना जाएगा? इसकी कुछ भौगोलिक विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो इसकी जो बाउंड्री लाइन है उसको कवर करती है। दक्षिण में हिंद महासागर है, जो इसकी बाउंड्री लाइन बनाता है। पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा और पारस्परिक शंका और विश्वास साथ साथ बसते हैं। ठीक है ना। इट इज द एरिया वेयर हार्मनी एंड एनमिटी, होप एंड डिस्पायर एंड म्यूचुअल डाउट एंड ट्रस्ट को एग्जिस्ट। ठीक है ना, इसलिए इसको दक्षिण एशिया कहा जाता है। ये ज्योग्राफिकली भी अगर देखें तो टू इट्स नॉर्थ इज द हिमालयन माउंटेन रेंज, to the south is the Indian Ocean, to the west is the Arabian Sea and in the east is Bay of Bengal। तो एक पूरी पूरी बाउंड्री लाइन बनती है। आप अगर इसका ज्योग्राफिकल देखें ना तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम इसका ज्योग्राफी का देखें तो देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल हिमालय इसकी एक बाउंड्री लाइन बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। अब इस बाउंड्री लाइन जो क्रिएट हो रही है इसमें म्यांमार नहीं आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर भी बाउंड्री लाइन क्रिएट हो रही है, जो बे ऑफ बंगाल और उसके साथ साथ हिंद महासागर, अरब सागर, ये सब क्रिएट कर रहे हैं। तो ये पूरा पूरा जो इलाका है, ये पूरा पूरा इलाका इस तरफ से और फिर यहाँ होते हुए इस तरह से, एक तरह से हम देखें तो पूरी तरह से जो है बाकी विश्व से थोड़ा अलग दिखाई देता है, और इसीलिए इस एरिया को कंटेम्प्ररी साउथ एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण जो है एशिया महाद्वीप कहा जा सकता है। इसको एशियाई उपमहाद्वीप भी कहते हैं कई बार। अब इनकी राजनीतिक प्रणाली कैसी है हम देखो समझेंगे सबको, लेकिन एक ओवरव्यू ले लेते हैं।
भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र है। अगर राजनीतिक प्रणाली को देखें तो दक्षिण एशिया के देशों में भारत और श्रीलंका में तो लोकतंत्र है, ठीक है। इंडिया एंड श्रीलंका आर हैविंग डेमोक्रेसी। तो एक क्वेश्चन बनता है बहुत अच्छा कि ऐसे कौन से दो देश हैं दक्षिण अफ्रीका में जो अपने स्वतंत्रता के समय से ही लोकतंत्र बने हुए हैं, तो वो है भारत और श्रीलंका। पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो दक्षिण एशिया के इन दो देशों में कभी लोकतांत्रिक और कभी सैनिक शासन होता है। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दीज टू कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया हैव हैड डेमोक्रेटिक एंड समटाइम्स मिलिट्री रूल। नेपाल में 2006 तक राजतंत्र था और उसके बाद यहाँ लोकतंत्र की बहाली हो गई है। तो इट वाज अ मोनार्की टिल 2006 एंड आफ्टर दैट डेमोक्रेसी वाज रिस्टोर्ड देयर। तो इस तरह से यहाँ की जो अलग अलग होती रहती है राजनीतिक परिस्थितियां। भूटान में देखा जाए तो यहाँ अब भी राजतंत्र है, लेकिन यहाँ के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना की शुरुआत कर दी है। Bhutan, there is still a monarchy here, but the king here has started a plan to establish multi-party democracy in Bhutan. मालदीव, ये 1968 तक तो सल्तनत हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ लोकतंत्र है। It had used to be a sultanate in till 1968, but now it is a democracy. और इनके लोकतंत्र के अनुभवों से ये भ्रम टूट गया कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में ही फल फूल सकता है। Their experience of democracy broke the illusion that democracy can flourish only in the rich countries of the world. बिल्कुल ये भ्रम टूट गया है। तो दक्षिण एशिया के कोई भी देश डेवलप्ड नहीं है, सबके सब डेवलपिंग नेशन है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी को मेंटेन कर रहे हैं। लोकतांत्रिक अनुभव के मिश्रित रिकॉर्ड के बावजूद इन देशों के लोग लोकतंत्र के लिए एक आम आकांक्षा को साझा करते हैं, जिसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के उदाहरणों से समझा जा सकता है। बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि हम किस तरह से लोकतंत्र के प्रति उत्साहित हैं। अब शुरू करते हैं, और हम शुरू करेंगे पाकिस्तान से। क्यों करेंगे हम पाकिस्तान से? क्योंकि पाकिस्तान के साथ इंडिया के जो मसले हैं, मसलाइट्स हैं, वो सबसे ज्यादा है। मसाइल्स जो पाकिस्तान के साथ है ना, उतने किसी देश के साथ नहीं है। तो अगर हम इंटरेस्ट भी लेके पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान में पहला सैन्य शासन जनरल याह्या खान के अधीन हुआ था, और फिर जनरल अयूब खान के शासन के प्रति जनता का असंतोष हुआ। द फर्स्ट मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान टुक प्लेस अंडर जनरल याह्या खान। The reason for this was the popular dissatisfaction against the rule of General Ayub Khan. इसके बाद 1971 से 1977 तक जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में सरकार बनी। आफ्टर दिस ए गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। तो कुछ एक चीजें जो आपको फैक्ट के रूप में याद रखनी है, ठीक है ना, कि कब बना, किसके नेतृत्व में बना, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। देखिए, जैसे ये है जनरल याह्या खान और ये साहब हैं जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। जुल्फिकार अली भुट्टो को आप सब जान सकते हैं, बेनजीर भुट्टो के पिताजी थे ये, ठीक है ना। तो बेनजीर भुट्टो की भी हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान में। और ये है जनरल याह्या खान, जिन्होंने पाकिस्तान में पहली बार सैन्य शासन की स्थापना की थी। भुट्टो सरकार को जनरल जियाउल हक द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन 1982 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का उनको सामना करना पड़ा। अब देखो, लगातार पहले मिलिट्री रूल, फिर भुट्टो के नेतृत्व में आया डेमोक्रेसी, उसके बाद में उनको भी हटाकर जियाउल हक ने फिर से मिलिट्री रूल लगाया, और उसको भी 1982 में जो है फिर से सामना करना पड़ा डेमोक्रेसी का, और बेनजीर भुट्टो आई। तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप पाकिस्तान जो है डेमोक्रेसी की तरफ जाता है। एक कदम पाकिस्तान डेमोक्रेसी की तरफ जाता है तो अगला कदम उसका सैन्य शासन की तरफ चला जाता है। भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय जनरल जियाउल हक but had to face pro-democracy movement from 1982 onwards. फिर 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, लेकिन उसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। Again in 1988 an elected democratic government was established under Benazir Bhutto but had to face competition from the Pakistan People's Party and Muslim League. तो ये आप देख सकते हैं जियाउल हक साहब, और ये हैं बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और जिन्होंने पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे से कार्य किया था। सेना ने फिर से कदम रखा और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया।
जनरल मुशर्रफ ने 2001 में खुद को राष्ट्रपति चुनवा दिया, मतलब उन्होंने इलेक्शन इस तरह से करवा दिए। आर्मी स्टेप्ड इन अगेन एंड जनरल परवेज मुशर्रफ रिमूव्ड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। जनरल परवेज मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट इन 2001। ऐसे कई कारक थे जिनके कारण एक स्थिर लोकतंत्र के निर्माण में पाकिस्तान को विफलता हुई। There were several factors which led to the failure of Pakistan in building a stable democracy. वर्तमान में प्रधानमंत्री इमरान खान के अधीन देश फिर से एक लोकतांत्रिक सरकार राज कर रही है। At present, again a democratic form of government is ruling in the country under Prime Minister इमरान खान। लेकिन हम सब जानते हैं कि वहां सेना की क्या सिचुएशन है, वहां सेना किस तरह से जो है हर चीज पर अपनी पकड़ बनाए हुए है, सेना किस तरह से पाकिस्तान को जो है कंट्रोल करती है। ये नवाज शरीफ साहब हैं और ये है जनरल परवेज मुशर्रफ। और इमरान खान साहब से तो आप सभी वाकिफ हैं, तो इसलिए मैंने उनकी फोटो नहीं लगाई है यहाँ। पाकिस्तान में क्रमिक लोकतंत्र, अब एक बार इसको रिवाइज करते हैं। पाकिस्तान में क्रमिक लोकतांत्रिक सरकारों के साथ साथ शीत युद्ध के बाद की अवधि शुरू हुई, लेकिन 1999 में एक सैन्य तख्तापलट का सामना करना पड़ा और नेपाल में सफल विद्रोह के कारण 2006 में लोकतंत्र की बहाली भी हुई। इस तरह से हमारे जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया ना, उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग तरह से चलते रहे। पाकिस्तान में सैन्य शासन और लोकतंत्र सिक्के के दो पहलू हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में सैन्य शासन और लोकतंत्र सिक्के के दो पहलू हैं? In Pakistan, military rule and democracy are two sides of a coin because during implementation of first constitution, General Ayub Khan took the command by elections but thrown away by military due to dissatisfaction of his rule. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पहले संविधान के कार्यान्वयन के दौरान ही जनरल अयूब खान ने उपचुनावों की कमान संभाल ली थी, लेकिन अपने शासन के अंदर जो असंतोष हुए उनके कारण सेना ने उन्हें हटा दिया, उन्हें फेंक दिया गया। 1971 के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार फिर बनी बांग्लादेश में, जिसे 1977 में जनरल जियाउल हक ने हटा दिया। अगेन फिर 1982 में पाकिस्तान में लोकतंत्र समर्थन विरोध द्वारा 1988 में बेनजीर भुट्टो और बाद में नवाज शरीफ के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, लेकिन इतिहास फिर दोहराया गया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में कमान संभाली और 2005 में तक चुने गए और बने रहे, मतलब बहुत टाइम तक बने रहे। So in Pakistan, the military rule and democracy are two sides of the coin because during implementation of first constitution, General Ayub Khan took the command by elections, but thrown away by military due to dissatisfaction in his rule. After 1971, an elected government was formed under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto, removed by General Ziaul Haq in 1977. Again in 1982, in Pakistan, by pro-democracy protest, democratic government was established in 1988 under the leadership of Benazir Bhutto, and after that, Nawaz Sharif became the Prime Minister of the Pakistan. Later on, the history repeated itself and General Parvez Musharraf took over all the command, and in 1999, and he was elected in 2005, and he was later on remained the president of Pakistan. अब इन्हीं चीजों के साथ साथ हम ये डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो हमने देखा कि पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान में देखो, बिल्कुल ये चीज आपको याद रखनी है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चला। एक बार डेमोक्रेसी, अगली बार फिर से मिलिट्री रूल, एक बार फिर लोकतंत्र, फिर से सेना का शासन, जनरल अयूब खान, जनरल याहया खान, उसके बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो, तो फिर उसके बाद में जनरल जियाउल हक, फिर से बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, और उसके बाद में परवेज मुशर्रफ, और उसके बाद में फिर से नवाज शरीफ आए, और नवाज शरीफ के बाद अब इमरान खान है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये सब याद करना। अगर आपको थोड़े से नाम याद हो जाए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। सबसे पहले शुरुआत हुई थी जो जनरल अयूब खान से हुई थी। जनरल अयूब खान के बाद जनरल याहया खान, याहया खान के बाद प्रो डेमोक्रेसी जो भी मूवमेंट हुआ, उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो वहां के प्रधानमंत्री बने, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो को जनरल जियाउल हक ने हटा दिया। उनके बाद फिर प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ और बेनजीर भुट्टो वहां की प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, फिर परवेज मुशर्रफ आए, उन्होंने फिर उनको हटा दिया, उन्होंने इलेक्शन करवाए कहने के लिए और अपने आप को देश का राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन फिर से वहां प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुआ
और उसके बाद नवाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इमरान खान प्रधानमंत्री बने। लेकिन हम सभी को पता है कि पाकिस्तान में सेना आज भी क्या मायने रखती है। तो हमने, आप देखो, एक बार चाहो तो इन चैप्टर्स को आप अपनी सेकंड बुक के जो सेकंड चैप्टर है ना उसके साथ बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। उस समय हमने क्या पढ़ा कि वाई वी चूज डेमोक्रेसी, क्यों हमने सीधे ही डेवलपमेंट का रास्ता नहीं चुना। ये देखो, इसलिए नहीं चुना क्योंकि एक बार डेमोक्रेसी, एक बार लोकतंत्र की नींव अगर कमजोर पड़ जाती है तो उसको भर पाना, उसको संभाल पाना, उसको मजबूती दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। जैसा पाकिस्तान में हम सब देख रहे हैं, बिल्कुल हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि वहां आज तक डेमोक्रेसी उतनी मजबूत नहीं हो पाई जितनी भारत में। आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। तो ये तभी हो पाया क्यों? क्योंकि शुरुआती चरण में कांग्रेस ने जिस तरह अपना डोमिनेंस होते हुए भी लोकतंत्र की बहाली रखी, किस तरह से लोकतंत्र को हमारे देश में कायम रखा, वही चीज आज हमें देखने को मिल रही है कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में कि हमारे देश में लोकतंत्र अपनी जड़ें पूरी तरह से जमा चुका है और इनको उखाड़ फेंकना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बल्कि नामुमकिन है। अब हम पढ़ते हैं भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट या किन चीजों पर हमारे बीच जो है जिनको कह सकते हैं विवाद के मुद्दे हो सकते हैं। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर से जुड़े मुद्दों में उलझ गए। कहा जाए कि कश्मीर अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो गलत नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी के कारण 1947-48 और उसके बाद में 1965 में युद्ध हुए जो इस मामले को सुलझाने में विफल रहे। आफ्टर इंडिपेंडेंस both India and Pakistan got involved in the issue related to Kashmir. It led to wars in 1947, 48 and after that 1965 which failed to settle this matter. दोनों ही देश सियाचिन ग्लेशियर पर भी नियंत्रण और हथियारों के अधिग्रहण जैसे राजनीतिक मुद्दों पर संघर्षों का सामना करते हैं। ठीक है ना। बोथ द कंट्रीज फेस कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्ट्रेटेजिक इश्यूज like the control of the Siachen glacier and over acquisition of the arms. क्या होता है एक्विजिशन ऑफ द आर्म्स या हथियारों का अधिग्रहण? कि आप किस तरह से किन देशों से किस तरह के हथियार ले रहे हो। जैसे हम कोई हथियार या कोई भी वेपन किसी कंट्री से मांगते हैं, मतलब वहां से आयात करते हैं, तो उसी तरह का हथियार पाकिस्तान को भी चाहिए होता है। तो ये जो होड़ है ये हमने कब देखी थी? ये होड़ हमने देखी थी कोल्ड वॉर के समय। किस तरह से कोल्ड वॉर के टाइम अगर अमेरिका ने एटम बम बनाया तो यूएसएसआर ने भी बनाया, अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बनाया यूएसएसआर ने भी बनाया, उन्होंने सैटेलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया तो यूएसएसआर ने भी किया। तो यही होड़, यही एक कंपटीशन, यही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है अब साउथ एशिया के इस रीजन में देखने को मिल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। उसके अलावा सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों देश एक दूसरे पर हमेशा शक करते हैं। बोथ द कंट्रीज कंटिन्यू टू बी सस्पिशियस टू ईच अदर ओवर सिक्योरिटी इशू। दोनों ही देशों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। हम भी जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम पहले उसी चीज से अलर्ट हो जाते हैं कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से कुछ गलत ना हो, और पाकिस्तान में भी सेम ही प्रोसीजर अपनाया जाता है। सिंधु नदी प्रणाली के नदी जल के बंटवारे को लेकर भी दोनों देशों के बीच संघर्ष जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। तो सिंधु नदी का जो जल है उसके बंटवारे को लेकर भी दिक्कत है। अनदर इश्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द टू कंट्रीज इज ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम जो है ना उसमें कितनी नदियां हैं? उसमें 5 नदियां हैं जिनमें से जिससे पंजाब का निर्माण होता है। तो आपने भारत का नक्शा देखा होगा, तो ये कुछ भारत का नक्शा इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पाकिस्तान है और सिंधु नदी जो है वो यहाँ से निकलती है। ठीक है ना। यहाँ से निकल के और वो पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाती है और यहाँ पर जो है मैदान का निर्माण करती है, एलुवियल सॉइल जो है बिछाती है, तो एक जो उपजाऊ मैदान है उसका निर्माण करती है। तो सिंधु नदी की ओरिजिनेशन भारत से है और वो फिर पाकिस्तान में जाती है। तो जब कोई भी नदी एक सीमा पार करके दूसरी जगह जाती है तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल ही सहज है। क्यों? क्योंकि हर देश ये चाहता है कि हम उस नदी के पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, हम वहां पर मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एस्टेब्लिश करें। तो सेम चीज भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है कि सिंधु नदी का ये जो जल है इसके बंटवारे को लेकर काफी विवाद चलता रहता है। उसके अलावा कच्छ के रण में सर क्रीक ने जो सीमांकन किया गया है उसको लेकर दोनों ही देश सहमत नहीं है। कच्छ का रण भी आपने देखा
ये जो राजस्थान का इलाका है उसके नीचे जो गुजरात शुरू होता है, ठीक है ना, ये गुजरात का इलाका। अब यहाँ गुजरात में ये इलाका कच्छ का रण कहलाता है, जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। तो यहाँ ये सीमांकन जो है वो सर क्रीक को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्प्यूट्स दोनों देशों में चल ही रही है। द टू कंट्रीज आर नॉट इन एग्रीमेंट ओवर द डीमोनेटाइजेशन इन सर क्रीक ऑफ द रन ऑफ कच्छ। उसके बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत पाकिस्तान संघर्ष को सुलझाना सबसे महत्वपूर्ण है और लेकिन सबसे मुश्किल भी है। इन दोनों देशों के बीच 1947-48, 1965 और 1971 में 3 युद्ध हो चुके हैं। और वो युद्ध किस किस को लेकर हुए हैं? वो युद्ध हुए हैं पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर, नियंत्रण रेखा यानी LOC को लेकर। संघर्ष के अन्य मुद्दों को छोड़कर अगर देख लिया जाए तो सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण, हथियारों का अधिग्रहण और नदी के पानी का बंटवारा। India-Pakistan conflict in South Asian region is most important to be solved out. The wars between these countries took place in 1947-48, then 1965, and after that 1971. On the issues of Pak-occupied Kashmir, which is called POK, and line of control, which is called LOC, except their issues of conflicts are control of Siachen Glacier, acquisition of arms, and sharing of river water. कश्मीरी आतंकवादियों और ISI को भारत विरोधी अभियान में शामिल करने में मदद करने की पाकिस्तानी रणनीति के आधार पर दोनों सरकारें एक दूसरे पर शक करती है। Both the governments are suspicious to each other on the ground of Pakistani strategy to help Kashmiri militants and as ISI to be involved in anti-India campaigning. वहीं पाकिस्तान भी क्या करता है? पाकिस्तान भी सिंध और बलूचिस्तान में गड़बड़ी पैदा करने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराता है। पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया फॉर मेकिंग ट्रबल इन सिंध एंड बलूचिस्तान। तो दोनों ही देश जो है एक दूसरे को इंटरनेशनली ब्लेम करते रहते हैं कि आपने हमारे यहाँ गड़बड़ी की। एक क्विक सा रिकैप ले लेते हैं कि इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कैसे कैसे किस किस तरह से टाइमलाइन के हिसाब से हुए। फर्स्ट इंडो पाक वॉर ओवर कश्मीर इन 1947, देन सेकेंड कश्मीर वॉर इन 1965, देन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, बांग्लादेश की स्वतंत्रता का जो युद्ध हुआ था वो 1971 में हुआ। 1972 में फिर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो है वो एस्टैब्लिश कर दी गई। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर सीज कर दिया गया इंडियन फोर्सेस के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान ने वहां घुसने की कोशिश की थी। 1999 में फिर से कारगिल वॉर हुआ। 2001 में अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट, 2001 में 26 नवंबर हम सबको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक किया गया। कश्मीर असेंबली मिलिटेंट्स बीफ्ड अप अलोंग विद द LOC। और जो कश्मीर के कुछ लोग जो कश्मीर में आतंकवादी घुसाए थे वो किस तरह से LOC पर जाने की कोशिश की थी। 2007 में समझौता एक्सप्रेस बॉम्ब्ड नियर पानीपत, पानीपत के करीब जो है समझौता एक्सप्रेस पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। 2008 में मुंबई अटैक हुआ था। इंडिया सस्पेक्टेड लेटेंट जो भी वहां पर जो भी कश्मीरी आतंकवादी थे या फिर जो भी पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए थे उन्हीं पर बिल्कुल शक किया गया था। 2016 में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट किया पाकिस्तान में। और 2019 में पुलवामा अटैक हुआ। IAF क्रॉसेस LOC टू स्ट्राइक JEM ट्रेनिंग कैंप्स इन पाकिस्तान। तो इस तरह से ये पूरा एक क्विक रिकैप है 1947 से लेकर 2019 तक किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में कब कब कहां कहां झड़पें हुई और कौन सी बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था कि किस तरह से ये दोनों देश जो हैं एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, किस तरह से ये दोनों देश एक दूसरे के विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। सॉरी। पाकिस्तान के बाद अब देखते हैं भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कैसे हैं। और बांग्लादेश के रिश्ते ना बहुत अजीब तरीके से हैं। कभी कभी उनको समझना मुश्किल हो जाता है कि वो अच्छे ज्यादा है कि गड़बड़ी ज्यादा है। ठीक है ना, तो आइए पढ़ते हैं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में। पहले जान लेते हैं कि बांग्लादेश की हिस्ट्री क्या रही है। किस तरह से बांग्लादेश में जो है लोकतंत्र की बहाली हुई। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन उसने पश्चिमी पाकिस्तान के वर्चस्व और उर्दू भाषा को थोपने का विरोध करना शुरू कर दिया था। बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947
टू 1971। लेकिन आपने देखा होगा कि ज्योग्राफिकली दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, तो ऐसे में बिल्कुल सहज ही था कि बांग्लादेश या जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध करता। ये विरोध सिर्फ इसलिए नहीं था कि ज्योग्राफिकली इतना दूर था, ये विरोध इसलिए भी था क्योंकि वहां के लोगों को कमतर समझा जाता था। ये विरोध इसलिए भी था क्योंकि उर्दू भाषा उन पर थोपने की कोशिश की गई थी, क्योंकि वो तो बांग्ला भाषी थे। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ एक लोकप्रिय संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। ठीक है ना, शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। A popular struggle against West Pakistan dominance was led by शेख मुजीबुर रहमान। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवनी लीग ने सभी सीटें जीती, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान नेतृत्व के प्रभुत्व वाली सरकार ने विधानसभा बुलाने से ही इनकार कर दिया। हुआ क्या था? 1970 इलेक्शन द अवनी लीग अंडर शेख मुजीबुर रहमान won all seats, but the government dominated by the West Pakistani leadership refused to convene the assembly। उन्होंने कहा हम असेंबली को ही नहीं मानेंगे, आपने हमारे लोगों को नहीं जीता, हम असेंबली ही नहीं मानेंगे। फिर क्या हुआ? फिर पाकिस्तानी सेना ने उस आंदोलन को दबाने की भी कोशिश की, जिसके कारण बड़ी संख्या में भारत की ओर पलायन शुरू हो गया, भारत की ओर लोग आने लगे थे। द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट विच लेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेशन टू इंडिया। भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मांगों का समर्थन किया और उनकी मदद की। इसके कारण 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ और युद्ध की समाप्ति के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र रूप से बना। The Indian government supported the demands of people of East Pakistan and helped them. This led to a war with Pakistan in 1971. Bangladesh was formed as an independent country after the end of the war. बांग्लादेश द्वारा धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद में विश्वास की घोषणा करते हुए एक संविधान अपनाया गया, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान में संशोधन किया और राष्ट्रपति के रूप में सरकार बना ली। A constitution was adopted by Bangladesh declaring faith in secularism, democracy and socialism, but government under Sheikh Mujibur Rahman amended the constitution and formed presidential form of government. तो इस तरह से बांग्लादेश में बदलाव शुरू हो गए। आफ्टर दैट शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई और जियाउर रहमान के अधीन एक सैन्य शासन वहां पर स्थापित कर दिया गया। उनकी भी हत्या कर दी गई और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद ने सैन्य शासन को जारी रखते हुए इसकी शुरुआत की। शेख मुजीबुर रहमान was assassinated and a military rule was established under Ziaur Rahman. He was also assassinated and the rule of Lieutenant General H.M. Irshad started discontinuing the military rule. एक लोकतंत्र के समर्थक आंदोलन फिर से शुरू हुआ, जिसके कारण 1991 में चुनाव हुए और तब से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधि लोकतंत्र काम कर रहा है। A pro-democratic movement was again started, which led to election in 1991. Since then, representative democracy based on multi-party elections has been working in Bangladesh. शेख मुजीबुर रहमान और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कौन कौन आए थे। शेख मुजीबुर रहमान आए और जियाउर रहमान भी जो है आप यहाँ देख सकते हो, ये थे बांग्लादेश में शुरुआती जो शासक थे वो थे। बांग्लादेश का गठन पश्चिमी पाकिस्तान के प्रवासियों ने किया था और उस सभी सीटें जीतने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान द्वारा सरकार बनाने से इनकार कर दिया गया, जब भारत ने हस्तक्षेप किया और आर्थिक और सैन्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान के निर्माण की मांग का समर्थन किया। नतीजा हुआ दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र देश के गठन के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है ना, जनरल जियाउल हक ने आत्मसमर्पण किया था। बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड बाय माइग्रेंट्स फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान एंड रिफ्यूज्ड टू फॉर्म गवर्नमेंट बाय ईस्ट पाकिस्तान डिस्पाइट विनिंग ऑल द सीट्स. India intervened and supported the demand of creation of East Pakistan financially and militarily. Consequently, in December 1971, Pakistan surrendered with the formation of an independent country named Bangladesh. बांग्लादेश ने धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और समाजवाद में विश्वास की घोषणा करते हुए अपने संविधान का मसौदा बनाया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने राष्ट्रपति की स्थापना की, लेकिन एक सैन्य विद्रोह में उनकी हत्या कर दी गई। नए सैन्य शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 में चुनाव जीता। उनकी भी हत्या कर दी गई
और जनरल HM इरशाद ने 1991 से बांग्लादेश में प्रतिनिधि लोकतंत्र काम कर रहा है। Bangladesh drafted its own constitution declaring faith in secularism, democracy and socialism. In 1975, Sheikh Mujibur Rahman formed presidential setup but was assassinated in a military uprising. The new military ruler Ziaur Rahman formed his own Bangladesh National Party and won election in 1979. He was also assassinated and another military takeover followed under the leadership of General HM Irshad. Since 1991, representative democracy has been working in Bangladesh. अब भारत और बांग्लादेश में किन मुद्दों पर जो है कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। भारत और बांग्लादेश ने गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का बंटवारा, भारत में बांग्लादेशियों के अवैध प्रवास, भारतीय इस्लामी विरोधी कट्टरपंथियों का समर्थन, भारतीय सैनिकों को अनुमति देने से इनकार करना और भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात नहीं करना, इन मुद्दों पर मतभेदों का अनुभव किया। हालांकि बांग्लादेश भारत की जो लुक ईस्ट की नीति है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है लुक ईस्ट की नीति? लुक ईस्ट की नीति का मतलब ये है, इससे पहले भारत अपने वेस्ट साइड में जितने भी कंट्रीज हैं सारा ध्यान उन्हीं पर था। वेस्ट साइड में चाहे वो अरब कंट्रीज हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, या फिर जो हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं। लेकिन अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्री को छोड़कर इंडिया ने लुक ईस्ट की नीति अपनाई, जिसमें ये कहा गया कि हमारे जो पूर्व में हमारे साथी बसते हैं वो भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं और वो भी हमारे लिए उतने ही फायदेमंद है। एंड दिस पॉलिसी इज कॉल्ड एज द पॉलिसी ऑफ लुक ईस्ट। इसे ही लुक ईस्ट की नीति कहते हैं। India and Bangladesh experienced differences over the issues of sharing of Ganga and Brahmaputra river water, illegal immigrations in India, support for anti-Indian Islamic fundamentalists, refusal to allow Indian troops and not to export natural gas to India. It is the main link to India's Look East policy. आप देख सकते हैं कि आप भारत और बांग्लादेश के संबंध जो है फिर से सुधरने की कगार पर हैं, तो वो हो सकता है वो जल्दी ही सुधरें। हालांकि ऐसे भी नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा युद्ध की स्थिति में हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शांति भी नहीं है भारत और बांग्लादेश के बारे में। अब बात करते हैं भारत और इंडिया के संबंध कैसे हैं, सॉरी भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं। भारत और नेपाल के संबंध जो है ना वो शुरू से ही बहुत अच्छे रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच में कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसी संधियां हैं जिनकी वजह से हमें नेपाल जाना या नेपाल वालों को यहाँ आना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। वीजा भी नहीं लगता है, पासपोर्ट का भी यूज जरूरी नहीं है। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो बहुत घनिष्ठ संबंध है। लेकिन आजकल कुछ वजहों से इन संबंधों में दरार पड़ रही है। कई सारे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स निकल के आ रहे हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है और क्यों है, ऐसा पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि नेपाल में पॉलिटिकल सिचुएशन, वहां की राजनीतिक स्थिति कैसी है। नेपाल अतीत में एक हिंदू साम्राज्य था, लेकिन बाद के कई वर्षों के लिए वो एक संवैधानिक राजतंत्र में बदल गया। Nepal was a Hindu kingdom in the past, but later changed into a constitutional monarchy for many years. एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के मद्देनजर राजा ने 1990 में एक नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया था। In the wake of a strong pro-democracy movement, King accepted the demand for a new democratic constitution in 1990. लोकतांत्रिक माओवादियों और राजशाहीवादियों ताकतों के बीच एक संघर्ष था, जिसके कारण राजा द्वारा 2002 में संसद को समाप्त कर दिया गया और सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया। यानी 1990 में जो सारी की सारी सुविधाएं दी गई थी वो राजा ने 2002 तक आते आते वापस ले ली थी। देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग डेमोक्रेट्स, माओइस्ट्स एंड मोनार्किस्ट्स forces which led to the abolition of parliament and dismissal of government in 2002 by the king. 2006 में फिर से एक लोकतांत्रिक आंदोलन के बाद राजा को प्रतिनिधि सभा बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। Again in 2006, after a pro-democratic movement, the king was forced to restore the House of Representatives. तो नेपाल एक हिंदू साम्राज्य तो था ही, लेकिन आधुनिक काल में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष 1990 में हुआ। तो ये क्विक रिकैप्स मैंने इस चैप्टर में इसलिए दिए हैं क्योंकि जितने डेटास इस चैप्टर में ना उतने कहीं नहीं है, तो आपको ये डेटास अच्छे से याद रखना है। और 2006 में शुरू हुआ जब ये 2006 कर लीजिएगा
जब राजा ने प्रतिनिधियों के घर को बहाल कर दिया, नेपाल आज भी संविधान सभा के गठन की मांग कर रहा है। नेपाल इज स्टिल डिमांडिंग फॉर द कंपोजिशन और फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं? भारत और नेपाल चीन के साथ नेपाल के संबंधों और भारत विरोधी तत्वों यानी कि माओवादियों के खिलाफ निष्क्रियता के कारण मुद्दों पर एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। दो वजह हैं। सबसे पहली, नेपाल चीन के साथ घनिष्ठ हो रहा है, तो सबसे पहला जो मुद्दा हम लिख सकते हैं वो है चीन के साथ घनिष्ठता। चीन के साथ घनिष्ठता। और दूसरा हम लिख सकते हैं माओवादियों के प्रति निष्क्रियता। ये भारत को कैसे इफेक्ट करता है माओवादियों के प्रति निष्क्रियता? देखिए, भारत जो है वो काफी सारी समस्याओं से जूझ रहा है और उनमें से एक समस्या है नक्सलाइट्स की, ठीक है ना। तो माओवादियों के प्रति निष्क्रियता। और ये नक्सलाइट्स क्या होते हैं? ये नक्सलाइट्स माओवादी ही होते हैं, निष्क्रियता। तो ये जो नक्सलाइट्स हैं ये भारत को काफी परेशान कर रहे हैं और ये जो माओवादी है ये कहीं ना कहीं उन नक्सलाइट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए इनके प्रति जो निष्क्रियता है उस पर भारत हमेशा ही नेपाल से मतभेद रखता है। लेकिन फिर भी इन दोनों देशों ने वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने और नागरिकों को बिना वीजा और पासपोर्ट के आने जाने की अनुमति देने के लिए 2005 में व्यापार और वाणिज्य संधि और 2006 में दोस्ती पर हस्ताक्षर कर लिए थे। India and Nepal also bear differences on the issues of Nepal's relationship with China and inaction against the anti-Indian elements, for example, Maoists. But still, both the countries signed the Treaty of Trade and Commerce in 2005 and Friendship in 2006 to provide financial and technical assistance and to allow citizens to move without visas and passports. ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भारत और श्रीलंका के रिलेशन। एक बात नोट की बच्चों आपने कि किस तरह भारत के जो है रिलेशन वो कुछ ऐसे रिलेशन है कि तेरे बिना चलेगी भी नहीं और तेरे साथ निभेगी भी नहीं। तो दोनों ही हर सिचुएशन में हम देख रहे हैं ना, यही हो रहा है। पाकिस्तान का निर्माण भारत से हुआ लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। नेपाल बहुत छोटा सा देश है, भारत से उसको बहुत मदद मिलती है लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। बांग्लादेश का निर्माण करने में भारत का सबसे बड़ा योगदान था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बन रहे हैं। अब श्रीलंका पढ़ते हैं। श्रीलंका और भारत की रिलेशनशिप कैसे है? श्रीलंका में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उनका इतिहास क्या रहा है, राजनीतिक इतिहास। श्रीलंका की लोकतांत्रिक व्यवस्था सिंहली और तमिल मूल के लोगों के बीच जातीय संघर्ष से परेशान थी। द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द श्रीलंका वाज डिस्टर्ब्ड बाय द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट अमंग द सिंहलास एंड तमिल ओरिजिन पीपल। सिंहाला के अनुसार सिलोन का क्षेत्र केवल सिंहली लोगों का था, न कि उन तमिलों का जो भारत से पलायन करके आए हों। अकॉर्डिंग टू द सिंहलास, the region of Ceylon belonged to Sinhala people only and not to Tamils who migrated from India. इसके कारण एक उग्रवादी संगठन बना जिसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिट्टे। उसका गठन हुआ जिसने एक अलग देश की मांग कर दी थी। This led to the formation of Liberation Tigers of Tamil Eelam, Litte, a militant organization who demanded for a separate country. इसके कारण एक उग्रवादी संगठन का निर्माण हुआ। श्रीलंका में तमिलों की सुरक्षा के लिए भारत में तमिल लोगों द्वारा भारत सरकार पर दबाव बनाया गया कि आप उनकी रक्षा कीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज प्रेशराइज्ड बाय द तमिल पीपल इन इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द तमिल्स इन श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच संबंधों को स्थिर करने के लिए सेना भी भेजी थी। India signed an accord with Sri Lanka and sent troops to stabilize a relationship between the Sri Lankan government and the Tamil. Eventually, आखिरकार the Indian army got into a fight with Litte. Later on, the Indian peacekeeping force IPKF was pulled out of Sri Lanka in 1989 without achieving its aims. आखिरकार भारतीय सेना का लिट्टे से झगड़ा हो गया और बाद में भारतीय शांति सेना जो गई थी यहाँ से, उनको भी 1989 में अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही श्रीलंका से बाहर कर दिया गया था। और हम सबको पता है कि राजीव गांधी की हत्या भी इसी जो है चक्कर में हुई थी। Presently, the Litte has been destroyed by the Sri Lankan government and the area under Litte has been recovered. वर्तमान में श्रीलंका सरकार द्वारा लिट्टे को नष्ट कर दिया गया है और लिट्टे के अधीन क्षेत्र को फिर से प्राप्त कर लिया गया है।
जातीय संघर्ष के बावजूद श्रीलंका की अर्थव्यवस्था हमेशा बहुत ऊंची रही है। इन स्पाइट ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका हैज ऑलवेज बीन हाई। और अगर हम इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें तो ये हमेशा ही हमसे आगे रहा है। ये है लिट्टे यानी तमिल ईलम जो लड़ रहा था तमिलों के लिए, और ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं बीच में बैठे हैं ये है प्रभाकरण। ये प्रभाकरण वो हैं जिन्होंने लिट्टे को संचालित किया, जिन्होंने लिट्टे के साथ मिलके और लड़ाई की श्रीलंका सरकार से। सिलोन, जिसे वर्तमान में श्रीलंका के रूप में जाना जाता है, उसने सत्ता के बंटवारे के लिए सिंहली और तमिलियों के बीच एक जातीय संघर्ष का अनुभव किया। लिट्टे ने भारत सरकार के समर्थन से 1983 के बाद तमिल के लिए अलग राज्य की मांग की, लेकिन भारतीय शांति सेना को वहां भेजा, जिस श्रीलंकाई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। श्रीलंका ने काफी आर्थिक विकास के साथ साथ एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली को बनाए रखा है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने वाले पहले विकासशील देशों में से एक। उदार व्यवस्था और चल रहे संघर्षों के बावजूद प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद उच्चतम है श्रीलंका का। देखो ये श्रीलंका की विशेषताएं हैं, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाला, विकासशील देशों में से एक, उदार अर्थव्यवस्था और चल रहे संघर्षों के बावजूद प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है श्रीलंका का उच्चतम है। तो इस वजह से श्रीलंका जो है बहुत प्रगति पर है। अब हम देखते हैं भारत और उसके अन्य पड़ोसियों के साथ भारत की क्या रिलेशंस हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और पाकिस्तान हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संघर्ष के कुछ मुद्दे हैं, इनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का बंटवारा, भारत में अवैध प्रवास, ये सब है। फिर भी भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। दोनों के बीच आर्थिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है, ठीक है ना। नेपाल और भारत भी हमने पढ़ा कि लेकिन वहां दिक्कत कहाँ आती है, जो नेपाल चीन के साथ ज्यादा मित्रता बढ़ा रहा है उसमें दिक्कत आती है, और साथ ही साथ दिक्कत आती है जहां नेपाल माओइस्ट को जो है वो बहुत ज्यादा शरण दे रहा है। मतभेदों के बावजूद व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, बिजली उत्पादन, इंटरलॉकिंग, जल प्रबंधन, ग्रिड और इन सब में दोनों देश एक साथ हैं। भारत का भूटान के साथ भी एक विशेष संबंध है और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा संघर्ष नहीं है। तो अब पढ़ लेते हैं हम भूटान के साथ हमारे कैसे रिश्ते हैं, किस तरह से हम भूटान के साथ डील कर रहे हैं। भारत और भूटान के बीच कोई बड़ा संघर्ष नहीं है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत से छापामारों और उग्रवादियों को बाहर निकालने के मुद्दों पर दोनों एक साथ हैं, और भूटान में बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में भी भारत की भागीदारी इस विकास की सहायता का सबसे बड़ा स्रोत है। इंडिया एंड भूटान डू नॉट शेयर एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट but attached to the issues to need out of the guerrillas and militant from northeastern India, and involvement of India also in big hydroelectric projects in Bhutan is the biggest source of development aid. इसके बाद हम बात करेंगे भारत और मालदीव के रिश्ते कैसे हैं। भारत मालदीव को उसकी अर्थव्यवस्था, पर्यटन और मत्स्य पालन में सहायक है। नवंबर 1988 में मालदीव पर तमिल भाड़े के सैनिकों के हमला करने के खिलाफ भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इंडिया इज सपोर्टिव टू मालदीव इन देयर इकोनॉमी, टूरिज्म एंड फिशरीज। इन नवंबर 1988 इंडिया रिएक्टेड क्विकली अगेंस्ट द अटैक फ्रॉम तमिल जो है ऑन मालदीव। उपयुक्त संघर्षों और मतभेदों के बावजूद दक्षिण एशिया में राज्य आपस में सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मान्यता देते हैं। इसलिए 1982 में दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन या सार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क के रूप में हम आगे पढ़ेंगे शांति और सहयोग में। भले ही दक्षिण एशियाई देशों के बीच संघर्ष के मुद्दे तो हैं, लेकिन वो आपस में सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध के महत्व को पहचानते हैं। Even though there are certain issues of conflicts among the South Asian countries, they recognize the importance of cooperation and friendly relationship among themselves. दक्षिण एशियाई देशों ने एक दूसरे के बीच सहयोग विकसित करने के लिए 1985 में क्षेत्रीय सहयोग के लिए सार्क की स्थापना शुरू की, जिसको हम दक्षेश भी कहते हैं। The South Asian countries initiated the establishment of the South Asian Association for Regional Cooperation, means SAARC, in 1985 to evolve cooperation among each other. और उसके अलावा साफ्टा पर 2004 में भी दक्षिण एशियाई देशों द्वारा सीमाओं के पार मुक्त व्यापार की अनुमति के लिए हस्ताक्षर किए गए। The SAFTA was signed in 2004 by South Asian countries to allow free trade across the borders.
साफ्टा का लक्ष्य है 2007 तक व्यापार शुल्क को 20% तक कम करना। साफ्टा एम्स एट लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स बाय 20% बाय 2007। ये हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दे रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण बदलाव लाने के लिए उपाय किए गए। एक बाहरी शक्ति भी है जो इस क्षेत्र को प्रभावित करती है। वो कौन कौन है? चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दक्षिण एशियाई राजनीति में प्रमुख खिलाड़ी बनकर अब सामने आ रहे हैं। देयर इज ऑल्सो एन आउटसाइड पावर विच इन्फ्लुएंसेस द रीजन। चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स रीमेन की प्लेयर्स इन द साउथ एशियन पॉलिटिक्स। तो ये तो हमने पढ़े कि साउथ एशिया के देश किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है अपनी राजनीति शेयर करते हैं, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनके बीच में सौहार्द कैसे है। अब हम पढ़ेंगे सार्क के बारे में। सार्क जिसको दक्षेश भी कहा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर में, दक्षेश या सार्क, ठीक है ना। हिंदी में इसको दक्षेश कहा जाता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और हिंदी इंग्लिश में इसको कहा जाता है सार्क। तो क्या है ये, आइए पढ़ते हैं। सार्क की हिस्ट्री क्या रही है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ या संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में हुई, जब बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों ने औपचारिक रूप से इसके चार्टर को अपनाया था। 2007 में अफगानिस्तान सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। आज तक 18वीं शिखर बैठक हो चुकी है, 20 हो चुके हैं, और नेपाल के पूर्व विदेश सचिव सार्क के वर्तमान महासचिव हैं। 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2016 में पाकिस्तान द्वारा की गई। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन of 8 countries in South Asia. It was established in 1984 by the 7 of the countries by the head of states of Bangladesh, Bhutan, India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka and Maldives. They adopted this charter formally. Afghanistan joined as the 8th member of the SAARC in 2007. To date, 18 summits have been held in Nepal's former foreign secretary is the current secretary general of SAARC. The 19th summit was hosted by Pakistan in 2016. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा क्वेश्चन बनता है आपके, जो ये क्या पूछता है कि सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या है लक्ष्य या उद्देश्य सार्क के। SAARC aims to protect economic growth, social progress and cultural development within the South Asia region. The objectives of SAARC is defined in its charter are as follows. SAARC का उद्देश्य दक्षिण एशिया क्षेत्र के भीतर आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। सार्क के उद्देश्य इस चार्टर में बताए गए हैं। तो चार्टर में जो जो उद्देश्य बताए गए हैं वो एज इट इज आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा है एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन बाय प्रोवाइडिंग ऑल इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। सभी व्यक्तियों को सम्मान से जीने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने का अवसर देकर के क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है प्रोमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर्स प्रॉब्लम। एक दूसरे आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं को जो है उनको सुलझाना और उसमें मदद करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग देना और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। अगला है स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, दूसरे विकासशील देशों के साथ सहयोग करना और मजबूती प्रदान करना।
strengthen cooperation among themselves in international forums on matter of common interests, साझा हित के मामलों पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो भी जितने भी फोरम्स होंगे, जो भी मंच होंगे, वहां पर सहयोग करके एक दूसरे को मजबूत बनाना, और कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम्स एंड पर्पसेस, समान उद्देश्य और समान उद्देश्यों वाले अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। अब है एरिया ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग के क्षेत्र कहाँ कहाँ है, किन चीजों में सहयोग किया जाता है, और इसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या होता है, हम इसमें क्या लिखेंगे। तो एरिया ऑफ कोऑपरेशन में सबसे पहले द मेंबर स्टेट्स एग्रीड ऑन द फॉलोइंग एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, क्या क्या होंगे, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास, एजुकेशन एंड कल्चर, उसके बाद में शिक्षा और संस्कृति के रूप में वो एक दूसरे से सहायता करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की, वो जैव प्रौद्योगिकी में एक दूसरे को सहायता करेंगे, इकोनॉमिक ट्रेड एंड फाइनेंस में एक दूसरे को सहायता करेंगे, अर्थव्यवस्था व्यापार और जो वित्त में एक दूसरे को सहायता करेंगे, एनर्जी के सोर्सेज की जहां तक बात होगी, ऊर्जा के लिए एक दूसरे को सहायता करेंगे, एनवायरमेंट के लिए यानी पर्यावरण के लिए, टूरिज्म यानी कि एक दूसरे के यहाँ पर्यटन के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीकी के लिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मीडिया यानी कि सूचना संचार और मीडिया के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी हटाने के लिए, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स एक दूसरे की सुरक्षा के पहलुओं को देखते हुए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों से सहयोग लेकर के, फंडिंग मैकेनिज्म ज्यादा से ज्यादा धन जुटाने के लिए, और सोशल डेवलपमेंट और सामाजिक विकास के लिए भी। तो इन सारे मुद्दों पर जो दक्षिण एशिया के देश हैं वो आपस में मिलकर सहयोग करेंगे, और इन्हीं को एरियाज ऑफ कोऑपरेशन ऑफ सार्क कहा जाता है। दक्षेश का जो है विकास के जो जितने भी एरियाज हैं वो कहा जाता है। सार्क के सम्मेलन कब हुए, एक क्विक सा रिकैप ले लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। सार्क का पहला समिट या पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में 1985 में, ढाका 1985 में। दूसरा बेंगलोर यानी भारत में हुआ था 1986। फिर 1987 में काठमांडू में हुआ, 1988 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ, 1990 माले में हुआ, माले जो कि मालदीव की राजधानी है, 1991 में कोलंबो में हुआ जो श्रीलंका की राजधानी है, 1993 में फिर ढाका में हुआ, 1995 में 94 में नहीं हो पाया, 1995 में नई दिल्ली में हुआ था, 1997 में माले में हुआ, 1998 में फिर कोलंबो में, और 2002 में काठमांडू में हुआ था। ये काठमांडू में 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 12वां शिखर सम्मेलन जो है इस्लामाबाद में हुआ था 2004 में। 13वां शिखर सम्मेलन 2005 में ढाका में हुआ। 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में हुआ। 15वां जो समिट है वो 2008 में कोलंबो में हुआ। 16वां शिखर सम्मेलन 2010 थिम्फू में हुआ। थिम्फू जो कि भूटान की राजधानी है, ठीक है ना, थिम्फू भूटान की राजधानी है। उसके बाद में 17वां शिखर सम्मेलन जो है अड्डू शहर में हुआ श्रीलंका में। उसके बाद में 18वां शिखर सम्मेलन 2014 काठमांडू में हुआ। 19वां सार्क शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद में होना था लेकिन वो स्थगित हो गया, पोस्टपोन्डेड हो गया 2016 में। और उसके बाद में 20वां शिखर सम्मेलन 2020 में हुआ था कोलंबो में। तो ये सब आपको सारे के सारे याद नहीं रखने हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कि इस्लामाबाद में स्थगित हो गया था वो 19वां था। उसके अलावा आखिरी शिखर सम्मेलन 2020 में कोलंबो में हुआ है। उसके अलावा ये कि पहला कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपको 2-4 जो मोस्ट है वो याद रखने हैं ताकि अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप जवाब दे सकें। सार्क के बाद अब आप बात करते हैं हम साफ्टा की, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साफ्टा की क्या है साफ्टा, देखो ये वही 8 देश हैं जो हमने साउथ एशिया में कंसिस्ट किए थे। मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया। आप कहेंगे कि इंडिया का नाम सबसे लास्ट में क्यों लिखा हुआ है। देखिए जरा, जो भी देश हैं उनकी जो नजदीकियां हैं उनके हिसाब से, जो मालदीव हैं वो सबसे दक्षिण में है, उसी हिसाब से लिखा गया है इनका नाम, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि अच्छा, जहां तक साफ्टा की बात है, हमने जब सार्क पढ़ा था तो हमने देख लिया था कि 2004 में साफ्टा पे साइन कर लिए गए थे। और साफ्टा का मतलब होता है कि 2007 आते आते प्रत्येक देश एक दूसरे के साथ जो टैरिफ कंट्रोल है उस टैरिफ कंट्रोल में 20% तक की रिड्यूस कर देगा, 20% तक की छूट दे देगा।
ठीक है, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उन पर ध्यान दे लेते हैं। हमने पढ़ लिया है इस में। सबसे पहले जियोपॉलिटिक्स क्या होता है या भू राजनीति क्या होता है। भू राजनीति उन देशों के संघ को संदर्भित करती है जो प्रत्येक एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। जियोपॉलिटिक्स रेफर्स टू द एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज हु आर बाउंड विथ ईच। ठीक है, और भौगोलिक दृष्टि से उनके हित भी और राजनीतिक आर्थिक रूप से भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। Other geographical and their interests are also interlinked with each other politically and economically। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ऐसे वर्ड्स जो आपके लिए मैटर रखते हैं वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता है ना ऑब्जेक्टिव टाइप और छोटे क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं बोर्ड में भी, तो इसलिए आपके लिए ये शब्द कई बार उठा के पूछ लिए जाते हैं। द्विपक्षीय वार्ता किसे कहते हैं या बायलैटरल टॉक किसे कहते हैं। बिना किसी की मध्यस्थता के दो देश अगर आपस में बात करें तो उसको द्विपक्षीय वार्ता कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बायलैटरल टॉक। Talks involving the two countries without any other mediation। IPKF क्या थी। IPKF या इंडियन पीस कीपिंग फोर्स या भारतीय शांति सेना, ये तमिलों को मान्यता दिए जाने की मांग का समर्थन करने के लिए भारत द्वारा श्रीलंका भेजा गया था। इसको उसी को इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कहा गया। इट वॉज सेंट बाय इंडिया इन श्रीलंका टू सपोर्ट द डिमांड ऑफ तमिल्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड, और इसी की वजह से राजीव गांधी की हत्या हुई थी। सार्क ये 7 सदस्यों वाला दक्षिण एशियाई क्षेत्र है। अब इसके अंदर 8वें सदस्य यानी कि अफगानिस्तान भी जुड़ चुका है। ये क्षेत्रीय सहयोग संघ के लिए है। इसका उद्देश्य आपसी विश्वास और समझ है। सार्क इज स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हैविंग 7 members, नाउ 8 members एंड एम्स एट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। साफ्टा क्या है, ये अपने सदस्य राज्यों द्वारा सीमा शुल्क प्रतिबंधों और कर्तव्यों से मुक्त व्यापार करने के लिए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता है। साफ्टा इट इज अ साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट टू ट्रेड फ्री फ्रॉम कस्टम्स रेस्ट्रिक्शंस एंड ड्यूटीज बाय इट्स मेंबर स्टेट्स। LTTE या लिट्टे क्या है, इसका पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, और ये श्रीलंका में तमिलों के लिए अलग राज्य की मांग करने वाला एक उग्रवादी संगठन था इसलिए क्योंकि अब श्रीलंका सरकार द्वारा इसका दमन किया जा चुका है, इसको खत्म किया जा चुका है। Litte, the liberation tigers of Tamil in Sri Lanka, which demanded a separate state for Tamils। अब फटाफट से हम टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन क्या होती है, हमने जो इतने सारे फैक्ट्स पढ़े ना, इन सारे फैक्ट्स को 1 by 1 हम टाइम के हिसाब से देख लेते हैं। इनकी जो समय सीमा क्या रही, इनकी समयावधि क्या रही। 1947 से शुरू करते हैं क्योंकि 1947 में भारत को आजादी मिली, एक देश के रूप में भारत की प्रतिस्थापना हुई थी। इंडिया एंड पाकिस्तान एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। 1947 में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे। 1948 में श्रीलंका गेन्ड इंडिपेंडेंस इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर। 1948 में 2 घटनाएं हुई, पहली श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली और दूसरा कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान का संघर्ष हुआ। 1954-55 में पाकिस्तान ज्वाइंस द कोल्ड वॉर मिलिट्री ब्लॉक सीटो एंड सेंटो। 1954-55 में पाकिस्तान ने शीत युद्ध के सैन्य गुट यानी सीटो और सेंटो में शामिल हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल टिक मार्क लगा के याद करेंगे इसको। सितंबर 1960 में इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड इंडस वाटर ट्रीटी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी के लिए विवाद हुआ था, सिंधु नदी जल विवाद, उसके लिए सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1962 में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। 1962 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ और एक युद्ध हुआ था। 1965 में इंडो पाक वॉर, UN इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन, और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और संयुक्त राष्ट्र का भारत पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन मिशन भारत आया, जो अब तक टिका हुआ है। ना तो उसने कोई फैसला किया है और ना इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर पा रहा है, ना मिटा पा रहा है, ना कोई कम कर पा रहा है। 1966 में इंडिया और पाकिस्तान साइंड द ताशकंद एग्रीमेंट, 6 point प्रपोजल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी टू ईस्ट पाकिस्तान। 1966 में भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। पूर्वी पाकिस्तान को अधिक स्वायत्तता देने के लिए शेख मुजीबुर रहमान के 6 सूत्री प्रस्ताव भी 1966 में ही आए थे। मार्च 1971 प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय लीडर्स ऑफ बांग्लादेश। मार्च 1971 में बांग्लादेश के नेताओं द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा हो गई।
अगस्त 1971 इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइंड फॉर 70 इयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो घटनाएं है ना, ये तीनों एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है कि 1971 में मार्च में पहले बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, हालांकि स्वतंत्र हुआ नहीं था। तो इंडिया ने इससे पहले कि इंडिया वहां पर जाए और बीच बचाव करे, अपने आप को बीच में डाले, इंडिया ने पहले सोवियत संघ के साथ 20 साल के जो है मैत्री प्रस्ताव पर सिग्नेचर किए, ताकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आए और अमेरिका बीच में कूदे, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था, तो अगर अमेरिका बीच में कूदे तो सोवियत संघ भारत की तरफ से लड़े और भारत जो है एक सेफ पोजीशन में चला जाए। तो अगस्त 1971 इंडो सोवियत ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप साइंड फॉर 20 इयर्स। अगस्त 1971 में भारत सोवियत मैत्री संधि पर 20 वर्षों के लिए हस्ताक्षर कर दिए गए। दिसंबर 1971 इंडो पाक वॉर एंड लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। दिसंबर 1971 में फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश भी उसी समय जो है स्वतंत्र हो गया था। जुलाई 1972 इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द शिमला एग्रीमेंट। जुलाई 1972 भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए। मई 1974 इंडिया कंडक्ट्स न्यूक्लियर टेस्ट। मई 1972 राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में पहली बार भारत ने क्या किया था, भारत ने परमाणु जो है टेस्ट करके देखा था, परमाणु परीक्षण किया था। 1974 में किया था भारत ने पहला परमाणु परीक्षण। 1976 पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन। जो 71 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, 1976 में जाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध वापस स्थापित किए गए। दिसंबर 1985 साउथ एशियन लीडर्स साइंड द सार्क चार्टर एट द फर्स्ट समिट इन ढाका। 1985 दिसंबर में दक्षिण एशियाई नेताओं ने ढाका में पहले चार्टर पर साइन किए, जिसके द्वारा सार्क की स्थापना की गई, दक्षेश की स्थापना की गई। 1987 इंडो श्रीलंका अकॉर्ड, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेशन इन श्रीलंका from 1987 to 90, and after that our prime minister Mr. Rajiv Gandhi was also assassinated. 1987 में भारत श्रीलंका समझौता हुआ। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का ऑपरेशन चला, वो 1987 से लेकर 1990 तक चला। India and Pakistan signed the agreement not to attack nuclear installation and facilities in each other. भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमला नहीं करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए 1988 में। 1988 से 1991 के बीच डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। 1988 से 1991 तक 3 देशों में जो है पुनर्स्थापना की गई लोकतंत्र की। कौन कौन से 3 देशों में? पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में। दिसंबर 1996 इंडिया एंड बांग्लादेश साइन द फरक्का ट्रीटी फॉर शेयरिंग द गंगा रिवर। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर विवाद था, उसका भी समझौता किया गया दिसंबर 1996 में, और भारत और बांग्लादेश ने गंगा जल पर बंटवारे के लिए फरक्का जल संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। मई 1998 इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट। मई 1998 फिर से पोखरण में भारत ने जो है परमाणु परीक्षण किया, और उसी समय पाकिस्तान ने भी किया था। दिसंबर भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार समझौते FTA के पर हस्ताक्षर कर दिए थे 1998 में ही। दिसंबर 1998 इंडिया एंड श्रीलंका साइंड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फरवरी 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की। फरवरी 1999 इंडियन PM वाजपेयी अंडरटेक्स बस जर्नी टू लाहौर टू साइन अ पीस डिक्लेरेशन। जून जुलाई 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कारगिल का संघर्ष हुआ। जुलाई 2001 वाजपेयी मुशर्रफ आगरा समिट अनसक्सेसफुल। जुलाई 2001 में वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच में आगरा शिखर सम्मेलन हुआ, जो कि असफल रहा। और जनवरी 2004 साफ्टा साइंड एट द 12th सार्क समिट इन इस्लामाबाद। जनवरी 2004 में जो 12वां शिखर सम्मेलन हुआ था सार्क का, उसमें इस्लामाबाद में क्या किया गया? साफ्टा पर सिग्नेचर किए गए थे। तो ये थी हमारी क्विक टाइमलाइन।
आपको बहुत अच्छे से ये पढ़नी है, याद करनी है, क्योंकि ये टाइमलाइन में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। ये माइंड कर लीजिए, अभी से ध्यान कर लीजिए, मैंने 2 कहा है तो 2 से कम नहीं आएंगे। एक तो सिंगल क्वेश्चन आएगा और दूसरा किसी न किसी बड़े क्वेश्चन के साथ मर्ज होके आएगा। 2 क्वेश्चन इस टाइमलाइन में से जरूर आने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि किस तरह से हम आपकी पढ़ाई को, हम आपकी स्टडी को आगे की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, किस तरह से हर चीज जो आपको याद करनी है वो आपके लिए इजी बना देते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।